हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द बेसिक फैक्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लासीफाइंग एंटरप्राइजेज एज एमएसएमईज इन इंडिया। सो यहाँ पे हमने वो फैक्टर्स, इनमें से फैक्टर्स बताने हैं जो एज ए क्लासीफाई किया जाता है एमएसएमईज के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एनुअल टर्नओवर ओनली। सो एनुअल टर्नओवर देखा जाता है, बट यहाँ पे लिखा है एनुअल टर्नओवर ओनली। सो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट 1 ये हमारी इनकरेक्ट होगी। सो यहाँ पे एमएसएमईज को क्लासीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर नहीं देखा जाता है, एनुअली टर्नओवर। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स जो है इन कंपनीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स में, और एनुअल टर्नओवर कितना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो सेकंड जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट्स में एंड जो मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसमें कितना इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज, या फिर एनुअल टर्नओवर जो है ये कितना है। यहाँ पे कह रहे थे एनुअल टर्नओवर ओनली, दैट्स वाई आंसर, ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं होगी क्योंकि इसके अलावा भी फैक्टर है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड है एक्सपोर्ट वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर। सो ये जो है थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज एक्सपोर्ट वॉल्यूम नहीं देखा जाता है एमएसएमईज के लिए, या फिर मार्केट शेयर कितना उन कंपनीज़ का ये भी नहीं देखा जाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा ओनली 1। सो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। The next question is, consider the following with reference to the focus areas of the World Bank. So World Bank के focus areas इनमें से कौन से हैं एंड कौन से नहीं हैं, हमने करेक्ट बताने हैं। सो इनमें से कौन सा फोकस एरिया है वर्ल्ड बैंक का, हमने ये बताना है। सो यहाँ पे जो है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है कि एक फोकस एरिया जो है वर्ल्ड बैंक का वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर्टी एलिवेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एंड काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज से वो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई, पावर्टी रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे, और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन की बात करते हैं, सो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन जो है ये फोकस एरिया नहीं है वर्ल्ड बैंक का, कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। ये बेसिकली किसका फोकस एरिया, या मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन जो है ये किसका डोमेन है, ये जो है बेसिकली ये IMF का डोमेन होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ना कि वर्ल्ड बैंक का। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 3 जो होगी यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगी। बाकी 1, 2 एंड 4 जो है हमारे पास राइट आंसर है, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो होगा ओनली 3। सो ओनली 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डज़ द टर्म हॉर्स ट्रेडिंग कॉमनली रेफर टू इन पॉलिटिक्स। सो हॉर्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें कि बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिक्स में बेसिकली क्या होती है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म। सो यहाँ पे अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये अनएथिकल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि जैसे कोलिशन का भी फॉर्म होती है, तो मिनिस्टर्स को वहाँ के ख़रीद लेना या फिर पार्टी तुड़वाने के लिए पैसों का लालच देना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैनिपुलेट करना, बेसिकली मैनिपुलेट करना, अनएथिकल जो है वो चीज़ें करना, अनएथिकल चीज़ें करना। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेगोशिएशन ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स ऑफन थ्रू अनएथिकल मीन्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये राइट आंसर होगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following organization is responsible for coordinating the global implementation of SDGs? So SDG की अगर हम बात करें, so इसकी implementation की अगर हम बात करते हैं तो ये ECOSOC के अंडर होता है, ECOSOC के अंडर है ये, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ हमने करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्लूड इंडियन रूपी हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड गोल्ड रिजर्व्स ओनली। सो यहाँ पे अगर हम इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट थिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कौन इंडिया में जो है बेसिकली इसको मैनेज कौन करता है। सो मैनेज जो करता है वो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्लूड चीज़ें जो हैं वो क्या हो गई, फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, गोल्ड रिजर्व्स हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होती है, ना कि सिर्फ गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे जो है इंडियन रुपीज़, सो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ या सिर्फ या फिर गोल्ड रिजर्व सिर्फ नहीं होता, यहाँ पे ओनली लिखा, दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी इनकरेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेजेस इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो यहाँ पे
मैंने अभी बताया था कि इसको कौन बेसिकली मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है RBI। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट पूछ रहे थे, दोनों ही इनकरेक्ट है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोविजंस वर एडेड और मॉडिफाइड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, कब होता है 1976 में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और इस एक्ट के तहत, इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। सो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था और कौन सा नहीं हुआ था। सो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, added 3 new words socialist, secular, integrity in the preamble। So 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन से वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी वर्ड, ये तीनों वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको ऐड किया गया था प्रियम्बल में, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। सो ये स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, एडिड पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1976 में ऐड की गई थी, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी कितनी बार आ जाता है इस स्टेटमेंट में। सो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये ऐड की गई थी पार्ट 4A में। मतलब पार्ट 4A किसके लिए? क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड की गई थी 1976 में, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। और टोटल कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़? टोटल है 11। ये 11th वाली जो है, लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी, ये कब ऐड की गई है? ये की गई है 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो वो ऐड की गई है। 1976 में यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। तो पार्ट 4A में ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, रेज्ड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस अमेंडमेंट के तहत जो रूलिंग टेन्योर है विधानसभा का एंड लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एंड लोकसभा का, सो इसको जो है 5 ईयर्स से 6 ईयर्स कर दिया गया था। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है यहाँ पे, शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। सो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक्ट के तहत कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सो ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है। एक हो गया फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिर है एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो स्टेट लिस्ट में थे, इनको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है, प्लेस्ड द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी। सो ये जो है बेसिकली, ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर का जो डिस्प्यूट होता है, बेसिकली इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको क्या है, ये जुडिशरी इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती है। तो ऐसा प्रोविजन जो है ये ऐड कब किया गया था? ये ऐड किया गया था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1935 में इस चीज़ को ऐड किया गया था, बट ये बाद में जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। सो यहाँ पे इसका जो है अमेंडमेंट वो कौन सा है? 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। सो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 42nd अमेंडमेंट पूछ रहे थे। तो जो आंसर होगा वो होगा ओनली 4। ओनली 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following statements about maritime rescue coordination centers in India is not correct? So यहाँ not correct पूछ रहे हैं। सो MRCC की बात करें तो ये ऑपरेट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड टू कोऑर्डिनेट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एट सी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग मैरीटाइम इमरजेंसीज विद इन इंडियाज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटर करना, मैनेज करना मैरीटाइम इमरजेंसीज को विद इन इंडियाज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। सो बी जो है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट्स वाई आंसर ये भी नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है,
द फर्स्ट MRCC इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट MRCC जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ, चेन्नई में, किसकी कोलैबोरेशन के साथ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी भी बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स वाई आंसर ये भी नहीं होगा। सो डी यहाँ पे देखें, अगर MRCC आर एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर मिलिट्री वेसल्स, सो यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा, बिकॉज ये इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, दैट्स वाई आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोक आयुक्ता इन इंडिया। सो लोक आयुक्ता की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोक आयुक्ता इज मेड जॉइंटली बाय द गवर्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है ये गवर्नर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, और जो बेसिकली अपॉइंटिंग जो प्रोसेस है ये हर स्टेट में वेरी करता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है, ये हर स्टेट अपने हिसाब से अपने एक्ट के हिसाब से करता है, जो स्टेट्स लोकायुक्ता एक्ट होता है उसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द लोकायुक्ता एक्ट 2013 पास्ड बाय द पार्लियामेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्ता बाय 2014। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी था कि 2014 तक सारे स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना हमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा 1, 2 भी होगा, 1 भी होगा। यहाँ पे थर्ड है, द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द लोकायुक्ता इन ईच स्टेट आर यूनिफॉर्म एंड आर डिटर्मिन्ड बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिकली लोकायुक्ता का प्रोसेस होता है ये स्टेट लोकायुक्ता एक्ट के तहत चलता है और हर स्टेट में वेरी होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है हर स्टेट में, स्टेट टू स्टेट वो अपने हिसाब से होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें हर स्टेट अपने हिसाब से करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारी इनकरेक्ट है। ये जो है बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट जो है 2013 उसके तहत नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेरी करता है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी वॉज इन द न्यूज़, इट इज़ एसोसिएटेड विथ। सो अगर हम ये बात करते हैं इंदु मल्होत्रा कमेटी की, जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी जो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जब बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिक्योरिटी ब्रीच को, जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब 2022 में विजिट किया था पंजाब में, सो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए थे तो उन सिक्योरिटी ब्रीच को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेसिकली इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोबिंग सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्वॉय ब्रीच इन पंजाब। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इज करेक्ट। सो PCAF से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, PCAF इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट एनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेजर एंड डिस्क्लोज द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एसोसिएटेड विद देयर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। PCAF जो है ये बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने मेजर डिस्क्लोज करने पड़ते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड एसोसिएटेड विद देयर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, PCAF वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नेगोशिएशंस इन 2015। सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, सो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि PCAF जो है ये बेसिकली ये इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था ये किसने किया था, ग्रुप ऑफ डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, ग्रुप ऑफ डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 2015 में ही किया था, ईयर सही है, बट ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में नहीं हुआ था ये बेसिकली ग्रुप ऑफ डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हुआ था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड है, पार्टिसिपेशन इन PCAF इज मैंडेटरी for all financial institutions under the United Nations Framework Convention on Climate Change। सो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये वॉलंट्री है ना कि मैंडेटरी। सो ये वॉलंट्री है ना कि मैंडेटरी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो सेकंड भी इनकरेक्ट थी, थर्ड भी इनकरेक्ट थी, तो आंसर हमारा 2 एंड 3 नहीं होगा। सो यहाँ पे PCAF प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड
मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग स्कोप 3 एमिशंस इन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। PCAF की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी कैलकुलेट करने के लिए स्कोप 3 एमिशन को इन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। सो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट थी, सेकंड इनकरेक्ट थी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 4। सो 1 एंड 4 जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।